चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करें कि हम लोग पीएफ में क्या हमने सीखा। बेसिकली प्रोविडेंट फंड्स में हमें जो सीखना था ये देखा जाए तो लेबर लॉ पढ़ रहे हैं। लेबर लॉ के अंदर कई एक्ट आ चुके हैं, जैसे पीएफ एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, और इनको मिला करके हम पढ़ रहे हैं पेरोल, पढ़ेंगे बाद में। तो पहले पीएफ एक्ट में हमने कहा था कि क्या पढ़ने का है, तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड जो है आपको शेयर किया होगा कल, और उसके हिसाब से बात करें तो प्रोविडेंट फंड अधिनियम जो है एक्ट है 1952 में बनाई गई थी। ये पूरी एक्ट का नाम है, इसे रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसके लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कुछ थ्योरी थे, तो थ्योरी हमने कल डिस्कस किए, जो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऊपर नीचे होंगे तो पीएफ लगेगा या नहीं लगेगा, या कितने सैलरी से नीचे ऊपर होते हैं तो पीएफ लगेगा नहीं लगेगा, इस तरह से इसमें वो आप देख लीजिएगा। और इसमें कोई क्वेश्चन है पूछें जिन्होंने क्लास करी है, कोई क्वेश्चन लग रहा है आपकी तरफ से कोई यार आने वाला है तो पूछिए मेरे को, आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनिए, इसके बाद आप बता दें कि जो हमारा काम क्या है, कि कल हमने बताया था कि जो कंपनी में अगर पीएफ अधिनियम लागू हो रहा है तो सबसे पहले पीएफ उसे पीएफ नंबर लेना पड़ता है, ईपीएफ ऑफिस से ऑनलाइन मतलब लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि epfindia.nic.in पे जाकर के आप ले सकते हैं, या epfindia.gov.in पे जाकर के नंबर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर अप्लाई करने के बाद आपको एम्प्लॉय ऐड करना है, ये भी मैंने ओपन करके दिखाया था एक पार्टी का की लॉगिन किया था, देन हम बताया था कैसे ऐड करते हैं। ये काम तो पीएफ नंबर लेना जिंदगी में सिर्फ एक बार करना होगा, कहीं भी आप जाओगे ऑलरेडी नंबर मिल चुका है। आपको सिर्फ एम्प्लॉय ऐड करने जानना होगा, किस तरह से एम्प्लॉय ऐड करते हैं वो भी मैंने कल आपको बता दिया था। इसके बाद अपना काम स्टार्ट होता है, जो अकाउंटेंट है उसका काम स्टार्ट हो जाता है। उसके काम स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर शीट नंबर जो 2 पे देखिएगा, सारा काम हमने लिख रखा है कि 7 काम हमें ऐसे करने हैं। जो सबसे पहला काम है कि सैलरी शीट तैयार करने के लिए, सैलरी शीट के लिए मैंने कल सैलरी शीट भी शायद शेयर किया होगा, तो उसमें सैलरी शीट कैसे बनता है वो मैंने ऑलरेडी बताया था। चलिए एक बार फिर दिखाते हैं सैलरी शीट कैसे बनती है। ये देखिएगा कि सैलरी शीट के लिए आपको नॉर्मल कुछ फॉर्मेट है, उसको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और कल मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से बताया था कि किस तरह से रेट, यहाँ अर्निंग सैलरीज, डिडक्शंस, और किस तरह से सेटिंग यहाँ पर हम करते हैं और नेट सैलरी कितनी आएगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा काम है वो है प्रिपेयर पीएफ और ईएसआई शीट तैयार करना। वो भी इनके साथ हमने बताया था कि किस तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट करके और ऐड करके और पीएफ और ईएसआई शीट आप बना सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया था। जब यहाँ पर आए थे तो प्रॉब्लम आ गई थी हमें रेट्स के बारे में, कि कितना रेट्स टीडीएस वगैरह इसमें पीएफ में किस अकाउंट में कितना डिडक्शन होता है, कौन कंट्रीब्यूट करता है। इसके लिए मैंने कल डिस्कस किया था ये जाल को, कि कौन कंट्रीब्यूट कहाँ करता है और किस अकाउंट में जाता है, ये देखिएगा जाल को, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर हर अकाउंट को अकाउंट नंबर 1 में कितना जाता है, 2 में कितना है, 10 में कितना है, 21 में कितना है, 22 में कितना है, ये पूरी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। कल मैंने ऑलरेडी डिस्कशन यहाँ पर किया था, और कल यहीं पर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर पूछिए, अगर लग रहा है कुछ पूछने लायक तो नहीं। तो अगर कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है, मंडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शुक्रवार तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई कोताही नहीं है, आप आइएगा आराम से। यहाँ ये बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर शीट नंबर 1 जो आपका पीएफ, ये सैलरी शीट तैयार करने के लिए, शीट नंबर 3 पे जो आपका इसके अंदर पीएफ और ईएसआई ऐड करने का तरीका बताया था। नेक्स्ट काम जो था हमारा, उसको जरा बताते हैं कि क्या काम अपने को करना है। तीसरी काम जो होता है मंथ एंड पे, वो होता है हमारा एंट्री पास करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम एंट्री पास करेंगे। जब सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री पास करते हैं तो ये शीट सहारा लेना पड़ता है, शीट नंबर 1 यानी सैलरी शीट, और साथ ही साथ हमें जो पीएफ का शीट है इसके थ्रू हम एंट्री पास करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए चलते हैं लेकर के आपको टैली का सॉफ्टवेयर, प्राइम लें ईआरपी लें फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे। यानी जो अभी हम एंट्री पास करेंगे इसमें किसी प्रकार का पेरोल का फीचर्स ऑन नहीं करेंगे। पेरोल का फीचर्स ऑन करके मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि हमारा जो बना हुआ शेड्यूल वो देखिएगा सबसे लास्ट में यही बताना है एडवांस पेरोल। अभी हम बता रहे हैं जस्ट बेसिक एंट्री जो बिना पेरोल को ऑन किए हुए हम करेंगे। तो टी प्रेस कर देते हैं, एक कंपनी बनाते हैं यहाँ पर, और मान के चलिए कि ये सैलरी शीट जो हमने यहाँ पर लिया है उसी को बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर में नाम है यहाँ पर मेसर्स रॉयल इंडिया फैसिलिटी सर्विसेज, से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट करिए, और कंपनी बन चुकी है। समझने के लिए मैं टाइम दे देता हूँ, हो सकता है सेम नाम से कंपनी बनी होगी। तो 8 PM हम दे देते हैं, यहाँ पर समय दे देते हैं। इसके बाद ये दिल्ली हो गई,
और बाकी चीजें नॉर्मल तरीके से आप कर लेंगे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि तैयार है। अब पेरोल का ऑप्शंस होता है मेंटेन पेरोल, बट ये एडवांस पेरोल है, तो यहाँ ओपन हम यहाँ ऑन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी बिना ऑन किए ही हमें काम करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल बता रहा हूँ, इसमें कोई भी टेक्निकल आपको फीचर्स यूज नहीं करना है, अपना सिर्फ दिमाग यूज करना है किस तरीके से हम करेंगे। देखिए मंथ ऑफ अगस्त का है, तो सिंपल बात है कि एंट्री जो होगी मंथ ऑफ अगस्त के में होगा। लास्ट डे में एंट्री होती है सैलरी की, सबको पता है। तो मंथ ऑफ अगस्त में चलते हैं और यहाँ डालते हैं अगस्त की अंतिम तारीख, दैट इज 31 अगस्त करेंगे। पहले मेरे को बताइए कि सैलरी की एंट्री पास कर रहे हैं। जनरली सैलरी मिलती है अगस्त की, सितंबर में सैलरी मिलती है आमतौर पे, 7 तारीख को 8 तारीख को सैलरी मिलती है, जनरली मिलता है। लेकिन अगस्त मंथ की पीएफ शीट है या सैलरी शीट है, तो इनके थ्रू जो एंट्री पास होगी वो 31 अगस्त को ही एंट्री हो जाना चाहिए। क्या लगता है इस शीट को अगर देख के अगर आपको दिया जाए इंटरव्यू के अंदर कि इसकी एंट्री करो, तो आपको क्या लगता है क्या एंट्री होना चाहिए? थोड़ा बताएंगे, जरा कॉमन सेंस लगाकर लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्निकल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, 11-12 की चीज है। आप आराम से इसको देख कर भी पकड़ सकते हैं कि क्या एंट्री होना चाहिए। बताएं जरा एंट्री क्या होना चाहिए 31 अगस्त की। मेरी आवाज तो आ रही ना? हाँ सर पेमेंट में इसमें पेमेंट करेंगे ना जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको? पेमेंट में एंट्री करूं या कुछ और जगह करूं? पेमेंट में करेंगे। पेमेंट में क्यों करेंगे? 31 अगस्त को पेमेंट तुम कर नहीं रहे हैं भाई। 31 अगस्त को तो हम ड्यू एंट्री पास करेंगे ना, पेमेंट तो अगस्त के सितंबर करते हैं। तो हम लास्ट 31 अगस्त को कभी पेमेंट की एंट्री कर नहीं सकते हैं। पहले एंट्री करेंगे जनरल के थ्रू 31 अगस्त में, और डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमारा सैलरी ड्यू का एंट्री पास करेंगे, जो देखिएगा सैलरी ड्यू, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे हम सैलरी को। सैलरी एक्सपेंसेस हमारे लिए तीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिएगा यहाँ पर है, मैंने एंटर कर लिया, यहाँ देखेंगे। और जीएसटी का कोई मैटर यहाँ नहीं फंसता है, जीएसटी को बंद कर दीजिए, नॉर्मल तरीके से लेकर निकल जाइए। ये हो गया सैलरी। अब सैलरी कितने से डेबिट करें इतना तो बता दीजिए। हमने डेबिट लिख दिया, ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, उसके हिसाब से मैंने कर दिया। क्या लगता है क्या करना चाहिए? कौन सा वाला? 131,601 ये वाली? नहीं, ये रेट ऑफ सेल सैलरी है, यानी थोड़ा 1,25,000 होगा सर, 1,25,300। कौन सा 1,25,000 ये वाली? हाँ, ये इसी से करेंगे, क्योंकि ये सैलरी बात हुई है कंपनी से, लेकिन मिलेगा तो नहीं भाई। उसकी सैलरी कटी है ना, क्योंकि छुट्टी भी उसने लिया, तो छुट्टी के हिसाब से उसका सैलरी बनता है 1,25,341 ये वाली। यानी आप डेबिट करेंगे 1,25,341 रुपए, सॉरी 1,25,341 रुपए। यहाँ देखिएगा 125,341 आप एंटर करें, फिर आप क्रेडिट करिए। क्रेडिट करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है सैलरी पेबल, यानी जो देखने वाले हैं, दैट मीन्स आप बनाएंगे तो ऑल्ट सी सैलरी पेबल, जो कि होगा करेंट लायबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर यूज कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ कम एम्प्लॉई हैं या जो भी एम्प्लॉई हैं उनके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट सेंटर ऑन करने के लिए आपको पता है F11 जाकर के कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस ऑन करेंगे यहाँ से, और ऑन करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी पेबल में करिएगा, सैलरी में नहीं मत करिएगा। कंट्रोल ए सेव, और सैलरी डेबिट करके हमने एक अप्लाई हो गया, सैलरी में हो गया, सैलरी बंद कर देते हैं। सैलरी में नहीं अप्लाई करनी, ध्यान रखिएगा, आपको करना है सैलरी पेबल में, क्रेडिट करना है सैलरी पेबल। अब कॉस्ट सेंटर यूज हो चुका है। अब यहाँ पर हर एक बंदे का नाम यहाँ पे डालना है। अब ये जो देख रहे हैं सैलरी पेबल, अमाउंट को बदलना है, क्योंकि अमाउंट ये नहीं होगा। हम जो सैलरी देने वाले हैं उसका पीएफ और ईएसआई काट के देने वाले हैं, ध्यान रखिए। तो नेट सैलरी पे करेंगे ये वाला 1,13,657, 1,13,657 यह करेंगे। कॉस्ट सेंटर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और एक बार मैं यहाँ पर फ्रीज करता हूँ डेटा को,
यहां से मैं फ्रीज कर देता हूँ इस जगह से, ताकि मेरा काम होता रहे। और देखिएगा अमाउंट भी वहां से मैच करेगा, अमाउंट यहाँ से देखेंगे और नाम यहाँ से देखेंगे। बबीता देवी का नाम हमने बना दिया, एंटर कर लेते हैं। और अमाउंट देखिएगा बबीता देवी का यहाँ पर आ रहा होगा 16,132 रुपया। 16,132 रुपया यहाँ पर डालेंगे। ऑल्ट सी, सेकेंड एम्प्लाई है विपिन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देख रहे हैं इसका भी आप करेंगे। अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पर 18,090 रुपया, 18,090 रुपया। एंटर करेंगे, ऑल्ट सी, यहाँ ये जगदीश, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 13,491, 13,491। इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लाई, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। आपको एक बार मेहनत करना है, क्योंकि एम्प्लाई एक बार आएंगे, कम से कम 4, 5, 6 साल भर तो रहेगा ही, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वन टाइम तो करना ही पड़ेगा। 17,245, 17,245। ऑल्ट सी, यहाँ से अगली एम्प्लाई है, यहाँ से हम पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ आइएगा 15,141, 15,141। संतोष, कॉपी किया, ऑल्ट सी, कंट्रोल बी, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद 16,313, 16,313। ऑल्ट सी, लास्ट है एम्प्लाई, कंट्रोल बी करेंगे तो मिसमैच कैसे आ गया, आपको मिलना चाहिए 17,245। 1,25 में कैसे चक्कर हो रहा है ये? 1,25 थोड़ी हो सकता है। एक सेकंड, यहाँ पर हमें अमाउंट चेंज करना है 1,13,657, 13,600 डाल करके जाइए। 17,000 रुपये देखिए मैच कर गया यहाँ पर 245, ये लास्ट वाली फिगर आ गई। अब क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, जहां जो जो चीजें हमने काटी है, जैसे पीएफ और ईएसआई काटा है, तो इसके लिए हम बनाएंगे ईपीएफ पेबल अंडर ग्रुप करेंट लायबिलिटीज, और कॉस्ट सेंटर बंद कर दीजिएगा। कॉस्ट सेंटर से इसका कोई मतलब नहीं, कॉस्ट सेंटर मात्र एक जगह ऑन करें, सैलरी पेबल में यूज करिए। ईपीएफ पेबल आ रहा है टोटल मिला के 10,740 रुपया, 10744। फिर आप क्रेडिट करेंगे ईएसआई पेबल, PAYABLE, ठीक। यहां जाएंगे, यहां पर देखिएगा ईएसआई पेबल 940 जो कि मैच कर रहा होगा। एंट्री समझ में आई आपको, आप लोग को? ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, वो मैंने डेबिट कर दिया इस सीट से देख करके। ये रही आपकी अर्निंग सैलरी 125,341, और सैलरी पेबल जो हम देने वाले हैं उनका कॉस्ट सेंटर यूज कर लिया, और अमाउंट यहां से दिख गया, नेट अमाउंट पेड 113,657, उसके अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर खड़ा कर दिया, और ईपीएफ पेबल जितना हमने काटा वो लायबिलिटी हो गई हमारी, उसे यहाँ डाल दिया विदाउट कॉस्ट सेंटर, और ईएसआई पेबल जो हमें देना है सरकार को वो भी हमने यहाँ खड़ा कर दिया। कोई इशू नहीं। इसके बाद ये इतना ही नहीं, 31 अगस्त को हमें दूसरी एंट्री करनी है, वो करना है पीएफ के लिए। जो कंपनी ने पीएफ कंट्रीब्यूट किया है उसके भी हमें एंट्री करनी होगी। ये देखिएगा, इसके लिए हम लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे करेंगे जब भी पास करेंगे जर्नल, ऑल्ट सी, ये सारे लेजर एक्सपेंसेस हमारे, उसको हम बनाते रहेंगे। देखिएगा, तो आप इस तरह से बनाइएगा। ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 3.67%, ये हमारे लिए खर्चे हैं कंपनी के हिसाब से। अब डालिए एक्सपेंसेस के अंदर, कॉस्ट सेंटर वगैरह यूज मत करें। ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ करिए नॉट एप्लीकेबल करके निकल जाइए। ये अमाउंट है जो कि दिख रहा हो 3286, इसे आप वहां पर लिखें। इसके बाद आप अगेन डेबिट करिए नेक्स्ट खर्चे जो कंपनी के होने वाले हैं, यानी ईपीएस
कॉपी एंड पेस्ट, और खर्चे हैं आपके ये नॉट एप्लीकेबल, आप निकल जाइए लेकर के, अमाउंट डालिए जो कि दिख रहे हैं 7458, 7458 ये हो गया। अगेन डेबिट, ऑल्ट सी, नेक्स्ट EDLI, कॉपी एंड पेस्ट। ये सब क्या होता है जी? कल का वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये एंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ है 448, अगेन डेबिट, ऑल्ट सी, एडमिन चार्ज, कंट्रोल V, बच्चे यहाँ पर करना नॉट एप्लीकेबल, निकल जाइए लेकर। ये आ गया 448 अगेन। लेकिन आपको पता है कि आपको मिनिमम 500 रुपये देने होंगे, क्योंकि इस लेजर में अकाउंट नंबर 2 में अगर 500 रुपये से कम आता है तो आपको 500 एनी हाउ पे करना ही है, एक्सपेंसेस में 500 रुपये लेने होंगे। ये हो गया आपका PF का सारा खर्चा जो कि कंपनी के लिहाज से हमने आपको बताया। इसके बाद सबका बनाइए पेबल। पेबल मतलब कैसे, तो ये जितने भी देख रहे हैं EPF अकाउंट नंबर 1 के, तो इनके पेबल खड़ा होंगे। तो मैं काम करता हूँ, नीचे नीचे पेबल यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं, ऑल्ट सी, और ऑल्ट सी करने के बाद आप यहाँ पर इसी चीज को फिर कॉपी करते हैं, फिर लास्ट में बनाएंगे हम, लगाएंगे पेबल। यानी ये एक्सपेंसेस हैं और गवर्नमेंट को हमें पहुंचाना है। अंडर ग्रुप करेंट लायबिलिटीज में जाना होगा, आप लेकर के निकल जाइएगा। अमाउंट 3286 है, हमें डाल दिया। अगेन क्रेडिट है, यहाँ पर नेक्स्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और पेबल लगा दें करेंट लायबिलिटी के अंदर। यहाँ पर अमाउंट लिखिए 7458, 7458, क्रेडिट, ऑल्ट C, फिर आप नेक्स्ट लेजर उठाएंगे, उसको लिखिए, और पेबल करेंट लायबिलिटी के अंदर यहाँ 448 रुपये है, और इसके बाद आप ऑल्ट C कॉपी करें, पेस्ट करिए, लिखिए PAYABL पेबल करेंट लायबिलिटीज, लेकिन यहाँ लिखेंगे 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये आपको पे करना है, ऑलरेडी बैलेंस मैच करेगा। तो अब देख रहे हैं ये सारे एक्सपेंसेस हैं आपके, अलग अलग बनाने हैं लेजर, इनके अगेंस्ट में आपको पेबल खड़ा करना है अंडर करेंट लायबिलिटीज। ये हो गया PF एक्सपेंसेस के लिए एंट्री 31 अगस्त लास्ट की। इसके अलावा आप ESI खर्चा है वो आप करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए फिर से बनाइए एक लेजर, ऑल्ट C करके ESI के नाम पर। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में जाएंगे, जो मैंने डाल दिया। GST बंद करें और लेकर के निकल जाइए। अमाउंट 4074 यूज करना है, 4074। इसके अलावा आप पेबल खड़ा करेंगे यहाँ पर, तो मैं लगा रहा हूँ पेबल। यानी ये चीजें हम कंपनी देना है सरकार को, इसीलिए करेंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, और करने के बाद यहाँ से निकल जाइए। दैट्स ऑल, एंट्री खत्म हो गई, सारे एक्सपेंसेस हमने बुक कर लिए, और एंटर करके निकल जाइए। ये सारी एंट्री खत्म हो गई। इस एंट्री के बारे में अगर हम देखें तो इसकी थ्योरी पार्ट्स में भी मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पर। अगर शीट नंबर 2 पे देखेंगे तो एंट्री ऑलरेडी लिखा हुआ कि क्या एंट्री होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन मैंने बताया तो उसके अंदर क्या करें। अब सवाल है कि इतना काम तो हो चुका है हमारा, कि हमने यहाँ पर क्या किया, सैलरी शीट बनाई, PF शीट बनाया, उससे हमने सॉफ्टवेयर के अंदर बिना फीचर्स ऑन किए हुए हमने एंट्री पास किया। मतलब कितना काम खत्म हुआ उसको दिखाते हैं। पास एंट्री इन सॉफ्टवेयर, ये भी फिनिश हो गया। किसी को सवाल खड़ा करना है कर सकते हैं एंट्री करने में कि मैंने क्या किया। यानी टोटल मिलाकर के 31 अगस्त की 3 एंट्रियां पास हुई हैं। मतलब मंथ के एंड में 3 एंट्री पास होगी। पहले सैलरी ड्यू का एंट्री पास होगा जो तरीके से हुआ, इसके बाद जो PF कंपनी का एक्सपेंसेस होता है उसको किया अगेंस्ट द पेबल, ESI एक्सपेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट द पेबल, वो हमने पास किया। अब जैसे जैसे पेमेंट जाती रहेगी उस तरीके से हम एंट्री पास करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तौर पर लेता हूँ, 31 अगस्त की हमने सैलरी बुक करी। कोई हो सकता है हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 1 सितंबर में ही हम किसी को सैलरी दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग आ ही जाएं हमारे पास लेने के लिए सैलरी, जो आएंगे उनकी एंट्री पास करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास 2 एम्प्लाई
आ चुके हैं सैलरी लेने के लिए 1 अगस्त को, 1 सितंबर को। तो उनका क्या करेंगे कि पहले तो हम टैली में जाएंगे और सितंबर 1 की एंट्री पास करेंगे पेमेंट मोड में। यहाँ पेमेंट मोड लगा रहे हैं F5 और एंटर करके आपको सैलरी पेबल को यहाँ उठाना है। बैलेंस तो 1,13,657 है जो टोटल आप देख रहे होंगे ये वाला। लेकिन इनमें से मान के चलिए 2 एम्प्लॉई मेरे पास आए हैं, बबीता देवी और मान चलिए कि ये आए हैं और संतोष, ये 2 लोग हमारे पास आ चुके हैं, ये आ गए हैं। मोहम्मद एसएच करके हैं जो भी होंगे यहाँ पर, शौकत। तो आप आ चुके हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला। कंट्रोल से आप दोनों को क्लिक करिएगा तो सम यहाँ निकल जाएगा 31,273 रुपये, यानी 31,273 रुपये आप देने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा 31,273 रुपये यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद आप एंटर करें, कॉस्ट एंटर आएगा और जिनका जिनका है सैलरी, जैसे बबीता देवी का है, आपको पहला मैंने बताया 16,132 रुपये, यहाँ डाल दीजिए 16,132 रुपये डाल दिया आपने। अगेन आप मोहम्मद जो शौकत है उनका डालिए और वो अमाउंट आपको मैच करेगा 15,141 रुपया। इन दोनों को लेकर के एंटर कर लें तो सैलरी पेबल की वैल्यू कम हो गई और यहाँ पर कॉस्ट एंटर कट गया। पेमेंट करेंगे, सिंपल बात है कि पेमेंट आपको बैंक के थ्रू करना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपका अकाउंट खुला हुआ कंपनी का SBI के अंदर, तो मैंने SBI लिया और यहाँ पर आप एक एक करके डालेंगे, तो हालांकि 2 बार पेमेंट करेंगे उसको, तो सिंपल बात है कि ऑनलाइन पेमेंट करिएगा या चेक बनाइएगा, यहाँ पर 2 बार आपको यहाँ पर SBI को क्रेडिट करना होगा। 16,132 रुपया अलग, क्योंकि इनके चेक नंबर या NEFT ID अलग होती होंगी। अगर NEFT करेंगे तो NEFT ले लीजिएगा यहाँ पर, अदरवाइज अगर चेक बना के देना है तो चेक नंबर अलग होगा, ये आपको ही पता है। इसलिए 2 बार मुझे करना पड़ा। मान लीजिए चलिए एक बंदे का चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 है और दूसरे का SBI फिर करना है क्रेडिट और दूसरे का चेक नंबर कुछ अलग होगा, 1 2 3 4 5 7 कर देता हूँ होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी सैलरी पेबल यहाँ पर डेबिट हो गया और 2 बार बैंक क्रेडिट हो गया, पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि पेबल खड़ा हुआ, पेमेंट करेंगे। इस तरह बाकी जो चीजें देख रही हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हैं, उनकी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये होगी नेक्स्ट एंट्री। अब सवाल खड़ा है कि बाकी पेमेंट कब जाएगी, जो PF है और ESI है कब जाएगी। इसके लिए हम देखते हैं स्लाइड, यहाँ पर इस स्लाइड को फिर से हम निकालते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर। स्लाइड का ये जो मैपिंग को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि जो PF जमा करने के लिए गवर्नमेंट को हमें देना होता है PF, हर महीने की 15th के अंदर अंदर हमें PF जमा कर देना होता है। यानी अगस्त मंथ की अगर हमारा PF पूरा निकाला है तो सितंबर के 15 के अंदर अंदर मुझे सरकार के पास जमा कर देना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लेट पेमेंट लगेगी, जिसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी दोनों ही लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट 12% पर एनम की दर से ब्याज लगता है और पेनाल्टी डिपेंड करता है कितने दिन पहले आपने उसे जमा किया। अगर 2 महीने के अंदर अंदर जमा किया तो 17% पर एनम, इनके अलावा 12 तो लगेगा ही लगेगा, इनके अलावा 17% पर एनम का आपको ब्याज पेनाल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। अगर 2 से 4 महीने के बीच में है तो 22% और 4 से 6 महीने के बीच में है तो 27% पर एनम, या 6 महीने से ऊपर है तो 37% पर एनम की यहाँ पर पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट पेनाल्टी वो बात की बात है, बट अभी समझिए कि आपको जमा करने की तारीख 15 डेज के अंदर अंदर आपको देना पड़ता है। इतना ही नहीं, सरकार के पास ये पूरी रिटर्न यानी PF का रिटर्न भी फाइलिंग हो जाना चाहिए हर महीने की अगली 15 डेज के अंदर अंदर। दैट मीन्स कि अगर जो जमा करने के PF जमा करने का और PF रिटर्न फाइलिंग करने का दोनों का समय एक ही होता है, दोनों का समय 2 अलग अलग नहीं है, यानी 15 डेज के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए। अब देखते हैं अगला काम। ये तो चलिए डेट की थी, आपको याद करना पड़ेगा डेट क्या होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट काम हमारा क्या रह गया। देखिए अब इसे जमा करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा काम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी के सैलरी पैसे मिलते हैं, वो है प्रिपेयर ECR बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल बनाना। ये बनाना पड़ता है मुझे, ठीक है। यानी PF का जमा करने के लिए और PF का रिटर्न फाइलिंग करने के लिए मुझे बनाना पड़ता है ECR, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। वो कैसे बनता है, अब उनकी तैयारी हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए, अभी तक कोई सवाल खड़ा करना है कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए ECR बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम याद रखिए कि अगस्त मंथ का बना रहे हैं तो मैक्सिमम डेज है 15 डे के अंदर अंदर बनाना पड़ता है।
यानी 15 सितंबर से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। स्टेप क्या है? स्टेप है कि मुझे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा epfindia.nic.in पे और मुझे करना है लॉगिन। तो हम करते हैं जरा। नो पेन नो गेन। पता ना सर में दर्द है मुझे, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आज तो मुझे पता है क्यों दर्द हो रहा है, कृष्णा सर आए। या ये अब हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कि ईस्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम सर रिटर्न इसमें भी आपका बनाने के लॉगिन लिए। है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईस्टर बनाने के लिए सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा एम्प्लॉयर्स है, फॉर एम्प्लॉयर्स में जाएंगे क्योंकि हम एम्प्लॉयर्स लॉगिन करने वाले हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन ईसीआर। यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे ऑनलाइन ईसीआर पे, तो यहाँ पर आपकी आईडी आ जाएगी। आईडी में वही जो कल हमने डाला था वही डालेंगे। इस आईडी को ऑलरेडी मैं इसके ऊपर लिख चुका हूँ, बस हमें लाना है। देखिएगा सीट नंबर 1 पे मिल जाएगा आपको GNGGN, ये आईडी GNGGN और 18221121223 वर्ड भी नहीं लिखा आपने, फिर हम कैसे ओपन करेंगे सर? ये तो चाल सब कुछ दिख देंगे, टेंशन नहीं। सुनिए मैं लॉगिन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर कि आईडी का हमने किसी पार्टी का आईडी था, उसके थ्रू हम लॉगिन किया मैंने। अब हमें बनाना है ईसीआर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 के ऊपर। कैसे करेंगे तो जरा देखिएगा ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है पेमेंट में। यहाँ पर इस जगह पे पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ईसीआर रिटर्न फाइलिंग, नीचे पेमेंट दिखेगा, फिर पेमेंट डायरेक्ट दिखेगा। आपको जाना है टॉप में ईसीआर रिटर्न फाइलिंग पे। अब जाएंगे, अब जैसे ही सर पे जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक विंडो दिखेगा, इसमें लिखा हुआ है ईसीआर अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, ईसीआर अपलोड। आपको क्या करना है, ईसीआर अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ईसीआर फाइल आपको नजर आएगा। इस जगह पर आपको डाउनलोड ईसीआर फाइल पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पर मंथ उठाने हैं कि कौन से महीने का आपको फाइल करना है। मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि अगस्त 2021 की थी, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर लेते हैं अगस्त 2021 की हम ले लिया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आएगा फाइल टाइप, यानी किस प्रकार की ईसीआर बनाना है। तो हमें लिखा है ईसीआर और एरियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एरियर मतलब बकाया होता है, ईसीआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न को क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिएगा ईसीआर फाइल डाउनलोड लिखा हुआ है, आप जस्ट आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं कैसे गए। पेमेंट में ईसीआर रिटर्न फाइलिंग पे गए, इसके बाद ईसीआर अपलोड, इसकी देन डाउनलोड ईसीआर फाइल पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करिएगा। करने के बाद यहाँ पर मंथ ले लीजिए जिस मंथ का चाहिए, अगस्त 2021। इसके बाद डन करें। करने के बाद यहाँ पर टाइप लीजिए ईसीआर, देन आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड होने के लिए तैयार है। अब हम ओके बटन डालेंगे और यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पे ही एक बना देता हूँ फॉर्मेट फोल्डर, जो कि PF 8 PM के नाम पे बनाता हूँ। और इसके अंदर मैं ये ब्लैंक जो हुआ है उसको हम सेव कर लेते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ कि किस प्रकार का डाउनलोड होकर आया होगा। PF 8 PM, अब देखिएगा एक्सेल शीट आती है बिल्कुल डाउनलोड ईसीआर के नाम से आ रहा होगा। आप इसे ओपन करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय उस वक्त में होंगे, यानी अगस्त 2021 में जितने एम्प्लॉय होंगे उनका यूएन के साथ आपको बंदे का नाम यानी जो एम्प्लॉय का नाम साथ में आएगा और बाकी चीजें ब्लैंक ब्लैंक आपको दिखेगी। यहाँ तक देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये 11 कॉलम में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम है। तो कभी कोई इंटरव्यू पूछते हैं कि जो ईसीआर डाउनलोड करते हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो बताना है आपको 11। अब इसमें बनाएंगे कैसे ईसीआर, तो जरा ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट टॉपिक ये रखेगा, ईसीआर के बाद हम छोड़ देंगे क्लासेस, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि ईसीआर कैसे बनाते हैं। जरा मैं पहले इसको ब्लैंक को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ईसीआर, मैं लिख देता हूँ वैसे ईसीआर डेटा, यानी हम बना रहे हैं। अब जो हमने इसे कॉपी किया है ये ब्लैंक वाली,
इसको हमने यहाँ लिखा है। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो नाम देख रहे हैं, यूएन देख रहे हैं, हम क्या करते हैं कि निकालते हैं सैलरी शीट, मंथली सैलरी शीट निकालते हैं और डेटा मुझे यहीं से कॉपी पेस्ट करना होता है। जैसे सुनिए, अब देखिए ये जो बबीता देवी विपिन कुमार देख रहे हैं, लगभग उन्हीं का नाम यहाँ पर लिया, मतलब इसी से हमने बनाया भी इसको शीट को। बट यहाँ 7 लोग हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। तो एज्यूम करके मैं चलूंगा किसी का एक और हम ऐड कर लेते हैं, यानी इसी से डेटा कॉपी पेस्ट करना है। आपको कैसे करना है बताते हैं। यहाँ देखिएगा बबीता देवी यहाँ से देख रहे हैं और विपिन कुमार, तो कंटिन्यूटी देख लेते हैं। विपिन कुमार है, फिर जगदीश है, बिल्कुल मैच कर रहा है। मोहम्मद शौकत ने, ये शौकत के नीचे, तो यहाँ करते हैं एक काम करते हैं, इंसर्ट कर लेता हूँ रो एक, ठीक। इसके बीच में हमने कंट्रोल डी लगा दिया, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ 6 कर लेते हैं क्योंकि उनका अलग है कुछ। देखिए जैसे हमने 6 किया, यहाँ पर कुछ इस तरह से बदलाव आ जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर लंबे चौड़े डेटा अगर आ रहा हो, इस तरह से डेटा आ रहे हैं, तो क्या करिएगा, सबसे स्टार्टिंग में आप एक सिंबल दे देंगे तो अपने आप ये टेक्स्ट फोल्डर में मोड में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जाइएगा, नाम डाल देते हैं। ये नाम क्या है, मोहम्मद, किसका नाम नहीं है, जुनाल का, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, ये हमने कर दिया। अब देखिएगा लगभग सीक्वेंस में बन गया, संतोष उमेश, बिल्कुल सीक्वेंस में। अब यहाँ पूछता है ग्रॉस वेजेस क्या होगी, यानी सैलरी कितनी। तो अब क्या करना है ग्रॉस वेजेस में कि आपको जो सैलरी टोटल बनता है, यानी कहने का मतलब है जिस पे आपका पीएफ काटना है उस वही आप यहाँ पर उठा लीजिएगा। तो क्या करना है आपको, ये टोटल का टोटल ये ग्रॉस वेजेस हो गया, या आप इसको ले लीजिए, सिंपल सी बात है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ये ग्रॉस वेजेस हो गया। कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, यानी जिसके ऊपर पीएफ काटेंगे। अब जैसे मैंने पेस्ट किया, इस तरह का चीजें दिख रही है। आपको क्या करना है, यहाँ जा करके वैल्यू ओनली में जानी है और यहाँ पर फिर पूछता है कि पीएफ किस पे काटना है। सेम आप ये एक चीज आ गया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर होम जा करके इसको बैक इधर से कर लीजिए ताकि राउंड फिगर में हो जाए। देन फिर कॉपी करके सेम टू सेम यहाँ पर आप पेस्ट करिए, फिर पेस्ट करिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीएफ भी उसी पे वैल्यू पे काटना है, पेंशन स्कीम भी उसी पे काटना है और ईडीएलआई भी उसी पे काटना है। तो ध्यान रखिएगा कि सारी कैलकुलेशन सेम सैलरी के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट करके काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखिएगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन रेमिटेड, यानी यहाँ पर 12% अमाउंट डालना है। जो 12% अमाउंट यहाँ देख रहे होंगे, इसको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करें, यहाँ पर यहाँ आइए, तो वैल्यू डालिए और इसके बाद आप इसे राउंडिंग फिगर में यहाँ डाल दीजिए। देखिए तो हमने यहाँ डाल दिया, डन, ठीक। इसके बाद देखेंगे, यानी पीएफ की वैल्यू तो यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर ईपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिटेड डाला, यानी ईपीएस यहाँ पर क्या होगा बताते हैं। यहाँ ईपीएस में देखें, ईपीएस के अमाउंट आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा, जो देख रहे हैं यहाँ पर, यह है ईपीएस के अमाउंट। यहाँ से आप कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करिए, यहाँ पर ईपीएस, और आने के बाद यहाँ पर वैल्यू चिपका दें। और अगर राउंडिंग में है तो आप एक बार बैक लेकर फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा राउंड फिगर में हो गया। अब सवाल है कि पीएफ का अमाउंट यहाँ डाल दिया, पेंशन स्कीम का यहाँ डाल दिया, अब यहाँ क्या डालेंगे। तो यहाँ पर डालना होता है जो 3.67% है, वो आपको वैल्यू यहाँ डालनी पड़े, 3.67%। दैट मीन्स इसको कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर लीजिएगा। और उसी तरह से यहाँ वैल्यू ओनली करिए और एक बार बैक लीजिए, फिर एक बार आगे बढ़िए और राउंड फिगर आ चुका है। यहाँ पर आ रहा है एनसीपी डेज। एनसीपी डेज मतलब कौन कितना दिन काम नहीं किया, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड डेज, कि कौन कितना दिन काम नहीं किया। इसको देखने के लिए जो हमने इसको शीट पे बना रखा है डेज का, कि कौन कितना दिन आया, देख रहे हैं, तो कौन कितना दिन काम नहीं किया आप माइनस कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं बबीता देवी 31 में से 29 घटाएंगे तो 2 दिन काम नहीं करी है, 2 दिन यहाँ डालिएगा। फिर नेक्स्ट जो है एब्सेंट में जगदीश है, थर्ड वाले, ये भी 2 दिन का एब्सेंट है, थर्ड वाले, यहाँ 2 दिन करिएगा यहाँ पर। देन फिर एब्सेंट के नाम पर फिर आ रहा है यहाँ पर 31, 25, 6, ये लास्ट थर्ड है ना, 6। देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पर एनसीपी डेज हमने भर दिया। रिफंड ऑफ जो देख रहे हैं यहाँ पर 0 करना है। इसका क्या मतलब है कि कोई एडवांसेस अगर दिया गया है वो रिफंड आने का है, तो रिफंड ऐसा होता नहीं है क्योंकि एडवांस हम पे नहीं करते। तो अब देख रहे हैं इस शीट पे ऑलरेडी 2 बातें तो ऑलरेडी भरी आती हैं, मेंबर का नाम, यूएन, बाकी चीजें आपको सैलरी से कॉपी पेस्ट करके लिखना होता है और पीएफ वाले शीट से कॉपी पेस्ट करके लिखना होता है। बस इतना ही करना है। ये डेटा हम भर चुके हैं। क्या ईसर बन गया? नहीं, नहीं बना। अभी हम आगे बढ़ेंगे।
इसको फिर से क्या करेंगे कि हमने फोल्डर में फिर घुसते हैं और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक एक स्टेप को आपको बता पाऊँ कि क्या हो रहा है। मैं इसमें 1 लिखता हूँ, यानी ये डेटा है, इसके बाद यहाँ करते हैं। यहाँ आने के बाद अब क्या करना है, तो ध्यान सुनिए जरा, ये जो हेडिंग देख रहे हैं इसको आपको हटाना पड़ेगा, यानी हटा दीजिए Ctrl-, ये हेडिंग हटाना जरूरी है, हमने हटा दिया, यानी अब सिर्फ रह गया डेटा डेटा। गुड नाइट, गुड इवनिंग। सुनिए, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो ईस्टर नंबर वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब आ चुका है। सॉरी, ईस्टर अभी बनाना नहीं है, अभी यूएन वगैरह आ चुका है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है, तो ध्यान रखिए, अगले स्टेप में क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन जो देख रहे हैं यहाँ पर, ऑफिस बटन होता है, वहां जाइएगा। जाने के बाद आपको सेव एज में जाएं। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पर अदर फॉर्मेट्स जाना है। ध्यान से देखेंगे कि आप ऑफिस बटन जाएंगे, सेव एज जाएंगे, जाने के बाद अदर फॉर्मेट्स में यहाँ पर जाना होगा। अदर फॉर्मेट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस एक्सेल शीट को एक दूसरे फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ CSV कॉमा डिलिमिटेड करके आएगा, CSV कॉमा डिलिमिटेड, इसको आपको लेना है। लेने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद यस बटन डाल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। फिर से अगेन सेव करने को बोलता है, आप नो करेंगे, आपका देखिएगा डेटा, मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर के अंदर, ये आपकी एक नई एक्सेल शीट तैयार हो चुका है, लेकिन दोनों में अंतर है। देख सकते हैं इसके अंदर जो अभी कॉमा डिलिमिटेड आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, सिर्फ डेटा लगभग उसी तरह से आता है, बट इसको ओपन मत करिए, छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाना है और इसके बाद नोटपैड में जाना है आपको। नोटपैड में जाने के बाद आपकी यही चीजें नोटपैड में खुल जाती है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले लास्ट में देखिएगा 0000 सबका डेटा आना चाहिए, वो दिख रहा है मेरे को। इसके बाद आप जाएंगे एडिट के अंदर, एडिट के अंदर के बाद रिप्लेस बटन दबाएंगे और यहाँ पर डालिएगा कॉमा और यहाँ डालिएगा हैश। हैश आपको मिल जाएगा उसमें, और टिल्डा मिल जाएंगे, टिल्डा टैब के ऊपर होता है, तो हैश टिल्डा हैश, ये इस तरीके से मिलेंगे, हैश टिल्डा हैश, टिल्डा मिल जाएंगे आपको टैब के ऊपर, हैश होता है, आपको इस तरह से प्लेस करना है। रिप्लेस ऑल करिएगा, पीछे देखिएगा हैश टिल्डा हैश जितने भी कॉमा था वो कन्वर्ट हो चुका, और लास्ट में 000 रहना चाहिए। इसको आप सेव एज कर लीजिए, यानी फाइल में जाकर के सेव एज बटन डाल दीजिए यहाँ पर और लिख दीजिए ECR, यही फाइनल हो गया, ECR फाइनल। यानी आप लिख सकते हैं ECR अगस्त, AUG अगस्त 21, ऐसा। आप डैश या इस तरह के मत यूज करिएगा, आप ECR इवन स्पेस भी यूज मना करें, आप डायरेक्टली अभी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी यूज करेंगे एक्स्ट्रा टेक्स्ट तो प्रॉब्लम करेगा।